नमस्ते मिरेकल नर्सेस। तो आजकल हम लेटेंट फेज में देख रहे हैं कि बहुत सारे एचआईवी के केसेस हमारे लोकल एरियाज़ में देखने को मिल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आने वाले आगामी एग्ज़ाम में जैसे बीटीएससी स्टाफ नर्स और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, क्या पैथोफिजियोलॉजी होता है, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या इसका विंडो पीरियड होता है। आइए हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं एचआईवी के बारे में, एड्स के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। HIV, ओके, HIV इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ हम देख रहे हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन मीन्स मानव, इम्यून मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोई भी अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे शरीर के अंदर में एंट्री करता है तो उससे फाइट करने का जो इम्यूनिटी होता है उसे ही इम्यून कहते हैं। डिफिशियंसी मीन्स कमी हो जाना, और वायरस मीन्स मानव प्रतिरोधक क्षमता का घट जाना। ये वायरस इम्यूनो डिफिशियंसी करवाता है, मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता घटा देता है। एचआईवी खुद एक वायरस है जो कि एक रेट्रोलेंटर फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, इट बिलोंग फ्रॉम रेट्रोलेंटल फैमिली। ओके, ये वायरस जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए वायरस होता है। ओके, सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड मीन्स डीएनए का सिंगल लाइन होता है, और डबल मीन्स हो जाता है जस्ट लाइक दैट। ओके, कि इसमें डबल हो जाता है और इसमें सिंगल रहता है। सिंगल रहने से होता है कि कम, थोड़ा सा डबल के मुताबिक थोड़ा सा कम मीडिएट कर सकता है, थोड़ा सा कम फैल सकता है, और डबल थोड़ा ज़्यादा फैलता है, आसानी से ज़्यादा फैल सकता है। इसका मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है फिलहाल इंडिया में ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस थर्ड है। ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस थर्ड है। इसका जो फर्स्ट केस आया था फर्स्ट केस ऑफ एचआईवी यूएसए में आया था। ओके, यूएसए में 1981 को आया था। इसीलिए इसे यूएसए के साइंटिस्ट ने ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस का नाम दिया था। टी लिम्फोट्रोपिक वायरस इसलिए क्योंकि यह टी सेल्स, हमारे टी सेल्स यानी CD4 सेल्स को अफेक्ट करता है। इस वायरस, एचआईवी वायरस का जो टारगेट सेल होता है वो CD4 सेल्स होता है। CD4 सेल्स ही क्यों होता है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे कि क्यों होता है CD4 सेल्स। It mainly affect cellular immunity, cellular immunity
इम्यूनिटी। सेल्यूलर, अब सेल्यूलर इम्यूनिटी क्या होता है तो पढ़ते हैं। इम्यूनिटी जो होता है हमारे शरीर में, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, इम्यूनिटी दो प्रकार के होता है। इम्यूनिटी, ओके, इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है तो एक होता है सेलुलर इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी। एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। एक सेल्यूलर इम्यूनिटी, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी क्या होता है? सेलुलर इम्यूनिटी मीन्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वैसा इम्यूनिटी जो हमें सेल्स के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि एंटीबॉडी से, जो कि हमें एंटीबॉडी से मिलता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये प्राप्त कहाँ से होता है, ये बनता कहाँ से? तो जो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये बोन मेरो ओरिजिनेट जो होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मेरो। बोन मेरो में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है बोन मेरो में बनता है। उसके बाद डेवलपमेंट, मतलब मेच्योर कहाँ होता है तो डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट इसका थाइमस ग्लैंड, नियर थाइमस ग्लैंड के नियर इसका मैच्योरेशन होता है। इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे CD4 सेल, CD8 सेल, ओके। ये कहाँ होता है? ये ओरिजिन प्लस डेवलपमेंट दोनों इसका बोन मेरो में ही होता है, बोन मेरो, ओके। इसीलिए इसको बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। एग्जाम्पल जैसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, तो जितना भी एंटीबॉडीज हमारे शरीर में होते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन ई, तो सारा इम्यूनोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी, ए, एम, डी, ई, ओके। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि इट मेनली अफेक्ट द सेलुलर इम्यूनिटी, तो सेलुलर इम्यूनिटी मतलब सेलुलर इम्यूनिटी मीन्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ज़्यादा अटैक करता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी CD4 सेल्स को, HIV का जो टारगेट सेल होता है हमारे बॉडी में, वो CD4 सेल्स का होता है। क्यों होता है तो CD4 सेल जो होता है, CD4 सेल को हम कमांडर ऑफ सेल्स भी कहते हैं, कमांडर
क्योंकि जैसे कोई भी सेना का एक कमांडर होता है जो कि सभी को निर्देश देता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, सभी को दिशा दिखाता है, सभी को बताता है कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है। तो CD4 सेल्स भी बी सेल्स को एंटीबॉडीज, बीटा सेल्स को एंटीबॉडीज स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज बनवाता है। साइटोटॉक्सिक सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे बॉडी में आता है तो उससे फाइट बैक करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मैक्रोफेजेज को स्टिमुलेट करता है। ये सेल, ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो था, ये मेनली तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे या टॉक्सिन्स पे काम करता है। बाकी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जैसे कि कैंसरस सेल कोई है, कैंसरस सेल उस पे एक्ट करता है। वायरल इन्फेक्शन पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करता है। तो वायरल HIV एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के कारण होता है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो भी है उसको काउंटर बैक करता है। तो काउंटर बैक जब उसको करता है तो इसलिए HIV वायरस जो है डायरेक्ट CD4 सेल्स को, जो कमांडर है, जो कमांड दे रहा है कि सबको स्टिमुलेट कर रहा है, उसी पे डायरेक्ट टारगेट करता है। ताकि वो अगर कमांडर ही खत्म हो जाएगा तो सेना क्या करेगा? किसी देश का अगर PM ही मर जाएगा तो वो देश का बाकी सेना करेगा क्या? तो वही बात है। उसके बाद नॉर्मल वैल्यू ऑफ CD4 सेल हमारे बॉडी में क्या आता है? नॉर्मल वैल्यू तो CD4 सेल का होता है 800 से 1500 तक, कहीं पर 1600, कहीं पर 750 से 1500। तो एक एवरेज लेके यही होता है। उसके बाद CD8 सेल 450 to 750। जस्ट CD4 के आधा CD8 सेल होता है। तो एक नॉर्मल इंसान में, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इसका वैल्यू जो होता है 2:1 का होता है। 2:1 मीन्स 2 जो होता है 1 जो होता है ये CD8 सेल्स का वैल्यू होता है, और 2 जो होता है ये CD4 सेल्स का वैल्यू होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मल ये हो गया। HIV पर्सन में क्या होता है? CD4 सेल, जबकि CD4 सेल को टारगेट कर रहा है तो CD4 सेल घटेगा। तो इसमें घट करके CD4 सेल का रेशियो आ जाता है 1:1। उसके बाद जब अनट्रीटेड रहता है, HIV के लास्ट स्टेज को ही एड्स बोलते हैं। तो एड्स जो है, यहाँ पर अगर किसी को एड्स हो गया, लास्ट स्टेज ऑफ HIV, तो इसमें CD4 सेल्स का काउंट लेस देन 200 हो जाता है। लेस देन 200 होने के कारण यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे 1:2 का रेशियो आ जाता है, जिसमें कि 2 जो है 2 CD4 सेल हो जाता है, CD8 सेल, 2 जो है CD8 सेल हो जाता है, और 1 जो है CD4 सेल। यहाँ पे तो देखने से लग रहा है जैसे कि CD8 सेल बढ़ गया है, बट ऐसा नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि CD4 सेल जो होता है वो डबल होता है, CD8 सेल हाफ होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक 8 CD4 सेल है और 4 8 जो यहाँ पे CD4 सेल है और 4 जो है CD8 सेल है। नंबर का बात कर रहे हैं हम। अब देखिए, नॉर्मल पर्सन के केस में
नॉर्मल पर्सन के केस में क्या होगा, 8/4 इज इक्वल्स टू 2:1। ये तो नॉर्मल पर्सन का हो गया केस। अब देखिए HIV में CD4 सेल्स का काउंट घट जाता है, तो 8 यहाँ पे जो हमारा CD4 सेल है, तो इसका काउंट अगर घट गया तो 4/4 इज इक्वल्स टू 1:1। HIV में CD4 सेल का काउंट घट गया। उसके बाद एड्स के केस में CD4 सेल्स लेस देन 200 हो जाता और घट जाता है। तो सपोज 2/4 तो इसका रेशियो क्या होता है, 1:2। ठीक, तो यहाँ पे देख, तो सीधा यहाँ पे CD4 सेल्स का काउंट घट रहा है, ना कि CD8 सेल्स का बढ़ता है। इतना घट जाता है कि CD8 सेल बढ़ जाता है इससे। आगे एड्स का, तो एड्स हम लोग जान लेते हैं एड्स क्या है। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब यहाँ दो शब्द हैं, एक एक्वायर्ड एक सिंड्रोम। एक्वायर्ड क्या होता है, एक एक्वायर्ड होता है, एक कॉन्जेनाइटल होता है। कॉन्जेनाइटल जो कि बाय बर्थ, जब बच्चा या कोई जन्म लेता है तो उसके साथ अगर उसके साथ कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसे कॉन्जेनाइटल करते हैं। एक्वायर्ड मीन्स कि हमने प्राप्त किया। तो यहाँ पे देखिए एड्स में क्या होता है कि CD4 सेल्स का काउंट लेस देन 200 हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि सीवियर रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शंस हो जाता है। तो इसमें जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो एड्स हम लोग एक्वायर्ड करते हैं। एक्वायर्ड मतलब वो प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इसका एक्वायर्ड हो गया। एंड सिंड्रोम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मीन्स एक सिम्टम्स नहीं होता है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत एक से अधिक सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। दिस एड्स को हम लोग लास्ट स्टेज ऑफ HIV भी बोलते हैं। CD4 सेल काउंट लेस देन 200। उसके बाद इसे हम स्लिम्स डिजीज मतलब इतना पतला हो, बहुत ज़्यादा कमर पतला हो जाता है, शरीर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। ओके, इसको और वास्टिंग सिंड्रोम मतलब बहुत सारा मसल वेस्ट इसमें होता है, बहुत सारा मसल लूजनेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है आदमी। ओके, और वर्ल्ड्स एड्स डे मतलब 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को होता है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चंस। और इंडिया में सबसे पहला एड्स कहाँ पे देखने को मिला था, तो एड्स फर्स्ट एड्स इन इंडिया अजमेर में देखने को मिला था 1987 को। और फर्स्ट HIV
in India चेन्नई तमिलनाडु में देखने को मिला था 1986 में। ओके, ये हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अब पढ़ लेते हैं हम लोग। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की फैलता कैसे है? सबसे फर्स्ट, कोई भी अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पार्टनर, मीन्स कोई भी आप किसी के साथ अगर इंटरकोर्स कर रहे हैं और जो आपका पार्टनर है वो अगर HIV वायरस से इन्फेक्टेड है, तो फिर आपको 85 to 70% चांस होता है कि आपको भी वायरस हो जाएगा। तो फर्स्ट में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पार्टनर, इसमें कितना चांस है? 85 to 90 एवरेज 87%। ओके, 87%। इसमें भी है इंटरकोर्स भी इसमें भी दो तरह के आप होते हैं। एक जैसे होमोसेक्सुअल, एक हेट्रोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल मीन्स मेल विथ मेल, फीमेल विथ फीमेल, मीन्स सेम जेंडर में अगर इंटरकोर्स हो रहा है तो उसे होमोसेक्सुअल बोलते हैं। एंड हेट्रोसेक्सुअल अगर मेल विथ फीमेल एंड फीमेल विथ मेल, अपोजिट सेक्स। तो अब इसमें क्या है? हेट्रोसेक्सुअल मीन्स अपोजिट जेंडर के प्रति जो इंटरकोर्स होता है वो तो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन हेट्रोसेक्सुअल। एंड मोस्ट जो हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो होमोसेक्सुअल से होता है। इन सेम जेंडर में अगर इंटरकोर्स हो रहा है तो उसमें हाईएस्ट चांस ऑफ इन्फेक्शन है, हाईएस्ट चांस ऑफ इन्फेक्शन। ओके, दूसरा contaminated blood transfusion। अब किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को अगर पहले से HIV था, उसका ब्लड अगर एक हेल्दी पेशेंट को चढ़ा दिया जाए या हेल्दी पेशेंट के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो उसे 99% चांस है, 99% क्या 100%, 150% भी उसे कह सकते हैं कि उसे होगा ही HIV। ठीक, अगर कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए तो 100% चांस है, 99% चांस है कि होगा ही। तीसरा, IV ड्रग यूजर्स, IV ड्रग यूजर या फिर इन्फेक्टेड नीडल। एग्जाम्पल जैसे एक केस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन असम
एक कॉलेज के अंदर 700 से 800 बच्चे एक साथ इन्फेक्टेड पाए गए थे HIV पॉजिटिव के। तो उसमें वही हुआ था कि कोई अगर ड्रग्स यूज कर रहा है तो सेम नीडल से एक बंदे ने लिया, फिर सेम नीडल से दूसरा बंदा लिया, फिर सेम नीडल, अगर सेम नीडल से 3-4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति उस इन्फेक्टेड नीडल से लेगा, सारे में HIV इन्फेक्शन होने का चांस उसमें है। तो इन्फेक्टेड नीडल, IV ड्रग यूजर्स, ये हो गए। उसके बाद फोर्थ में ऑक्यूपेशन। ओके, ऑक्यूपेशन मीन्स कोई नर्स कोई इन्फेक्टेड अगर, या कोई भी ऑक्यूपेशनल आदमी अगर कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसको इंजेक्शन दिया, उसके बाद उसके नीडल कैपिंग करने के दौरान उसको अगर इंजेक्ट हो गया, तो उस केस में भी आपको HIV वायरस होने का, HIV इन्फेक्शन होने का चांस है, बट इसमें बहुत कम होता है। ओके, 300, इसका दर जो है अभी बहुत कम होता है। 300 में से 1% को होता है ये। आगे 5वां नंबर ट्रांसप्लासेंटल। जब बच्चे का डिलीवरी हो रहा है, डिलीवरी होने के दौरान अगर ट्रांसप्लासेंटल अगर उसका कट हुआ, अगर उसका ब्लड, मैटरनल ब्लड अगर इन बच्चे के ब्लड से अगर मिक्सड हो गया, तो उस समय भी चांस 25 से 30% चांस रहता है कि इसको HIV इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रांसप्लासेंटल को हम लोग वर्टिकल भी बोलते हैं। ओके, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। इसका चांस 25 से 30% रहता है कि इसको होगा ही होगा, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया है तो। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें भी 5 से 20% चांस रहते हैं कि हो जाता है। अब कुछ ऐसे कारण है कि किसी को मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है कि हाँ, मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है कि होता है नहीं होता। किस किस चीज़ में हमें रिस्क है कि हाँ HIV इन्फेक्शन हो जाएगा, किस किस में ट्रांसमिशन ये नहीं होता है। तो एक रिस्क, किस किस चीज़ में रिस्क है और किस किस चीज़ का रिस्क नहीं होता, नॉट रिस्क। जितने भी तरह का सीरम होता है, जैसे स्पर्म, ओवम, जितने भी तरह का फ्लूइड होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, पेरिकार्डियल, प्लूरल, etc। उसके बाद नॉट एट रिस्क, यूरिन से नहीं होगा, फीकल रूट से नहीं होगा, फीकल से नहीं होता है, सेलाइवा से नहीं होता है, साथ में खाने से नहीं होता है, जब तक इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलता नहीं है तब तक, या फिर स्पर्म या फिर ओवम या फिर इंटरनल बॉडी का कोई भी फ्लूइड, जब तक इन्फेक्टेड पेशेंट का फ्लूइड नहीं
ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट नहीं होता है, तब तक उसके कांटेक्ट में जब तक नहीं कोई आता है तब तक नहीं होगा। जैसे अगर किसी के साथ खा लिए तो पर भी नहीं होगा, किसी के साथ अगर किसी यूरिन से, उसका यूरिन से नहीं होगा, सलाइवा से नहीं होगा, उसका अगर स्वेटिंग हो रहा है स्वेटिंग से नहीं होगा। यहाँ तक कि जब सलाइवा से नहीं होगा तो कितना किसिंग, अगर आप किसी को किस कर लिए उसमें भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर किस जिसको कर रहे हैं उसमें अगर ओरल अल्सर है, मुंह में अल्सर है, ओरल अल्सर है, तो उससे हो सकता है कि उससे कुछ ब्लड निकले या उससे कोई वायरस निकले और सलाइवा मिल जाए, तो फिर आपको हो सकता है इसमें। ये देख लिए। अब आगे साइन एंड सिम्टम्स पे चलते हैं। साइन सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। उसके बाद कभी कभी लिम्फ एडिनोपैथी भी देखने को मिलता है। लिम्फ एडिनोपैथी मीन्स लिम्फ नोड स्वेलो हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो इसमें जब HIV होता है तो पहले लिम्फ उससे ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे उससे फाइट बैक करता है, और फाइट बैक करते करते ओवर एक्टिव ज़्यादा काम करने की वजह से उसमें इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो वही लिम्फ एडिनोपैथी, वही हुआ लिम्फ एडिनोपैथी। उसके बाद सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज में वेट लॉस देखने को मिलता है। 10% वेट लॉस देखने को मिल सकता है। फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस, राइनाइटिस, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस। ओके, इसी में आपको ओरल अल्सर देखने को मिल सकता है। काइलाइटिस, एंगुलर काइलाइटिस भी इसी में आपको देखने को मिलेगा। एंगुलर काइलाइटिस क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है, सब कुछ बताते हैं, 1 मिनट। एंगुलर काइलाइटिस दिखाते हैं आपको क्या होता है एंगुलर काइलाइटिस। देखिए, ये जो है, ये यहाँ पे जो आपको फेस के नज़दीक में यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है,
इसका जो लिप्स के कॉर्नर पे जो ये कटा हुआ है इसको एंगुलर काइलाइटिस बोलते हैं। ओके, एंगुलर काइलाइटिस ये हुआ। मैंने अभी बोला कि ओरल अल्सर देखिए, ये जो वाइट पैची आपको सब्सटेंस दिख रहा है, ये जो वाइट पैची सब्सटेंस आपको दिख रहा है, ये ओरल अल्सर हुआ, यही ओरल अल्सर होता है। ओके, ये जो है, अच्छा ये तो हर्पिस सिम्प्लेक्स है। ये ओरल कैंडियासिस, ये ओरल कैंडियासिस लोकल इन्फेक्शन, लोकल फंगल इन्फेक्शन सेकेंड स्टेज में होता है। तो लोकल फंगल इन्फेक्शन ऐसा देखने को मिलता है। ओके, चलते हैं थर्ड स्टेज पे हम अपना। तो आगे चलिए देखते हैं, एक मिनट। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ओके, थर्ड स्टेज। हाँ, सेकेंड स्टेज में एक और चीज़ देखने को मिलता है, हर्पेस जोस्टर जो है ये वेरिसिला जोस्टर से होता है। वेरिसिला जोस्टर से देखने को मिलता है। यही वेरिसिला जोस्टर जो इसी के कारण चिकन पॉक्स भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हर्पिस जोस्टर पहले चिकन पॉक्स होता है, उसके बाद चिकन पॉक्स का सेकेंडरी अटैक रेट, एक सेकेंड अटैक रेट होता है, एक सेकेंडरी अटैक रेट होता है। तो सेकेंड अटैक रेट मीन्स फिर से दोबारा होने का चांस कितना होता है, तो चिकन पॉक्स का सेकेंड अटैक रेट जो होता है वो 0% होता है। और सेकेंडरी अटैक रेट यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स है तो वो दूसरे को कितना फैला सकता है, तो उसका चांस 90% होता है। वो भी वेरिसिला जोस्टर के कारण ही होता है। और यहाँ पे हर्पेस जोस्टर देखने को मिलता है सेकेंड स्टेज में, हर्पेस जोस्टर, जो कि हर्पेस जोस्टर भी है, वेरिसिला जोस्टर से देखने को मिलता है। तो अब थर्ड स्टेज हम लोग देखते हैं, थर्ड स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो थर्ड स्टेज में फीवर परसिस्टेंट टू 1 मंथ और अननोन ओरिजिन। इसका ओरिजिन भी पता नहीं होता, मतलब किस लिए, कारण भी पता नहीं चलता। तो अननोन ओरिजिन। ओके, उसके बाद डायरिया परसिस्टेंट टू 1 मंथ, फ्रॉम 1 मंथ। ओके, डायरिया भी 1 महीना से ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, पेरिडोनाइटिस भी इसमें देखने को मिलता है। या फिर सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आप लोग को पता है कि इसमें हमारा इम्यून जो होता है, इम्यून बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो इसमें सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद जो देखने को मिलता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसमें स्टार मार्क करके याद कर लीजिए। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है। उसके बाद
पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद होता है ओरल कैंडिडियासिस। ओरल कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण होता है। कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण होता है। ये सेकेंड मोस्ट इन्फेक्शन इन इंडिया। ओके, ये जो होता है सेकेंड मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन इंडिया। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मीन्स वैसा इन्फेक्शन जो कि जब हमारा इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो उस समय उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा होने वाला इन्फेक्शंस को हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं। तो यहाँ HIV के कारण हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद ओरल कैंडिडियासिस, सेकेंड मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इन इंडिया, ओरल कैंडिडियासिस जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण होता है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं जीभ पे, यही ओरल कैंडिडियासिस है। उजला जो देख रहे हैं, उजला जो परत, इसमें जीभ पे उजला वाइटी क्रीमी पेचिल इसमें सब्सटेंस इस पे पड़ जाता है। इसी को ओरल कैंडिडियासिस हम बोलते हैं, जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण होता है। ओके, अब फोर्थ स्टेज में देखते हैं हम लोग। और हाँ, थर्ड स्टेज में एक और सबसे ज़्यादा वेट लॉस मोर देन 10% देखने को मिलता है। फोर्थ स्टेज में क्या देखने को मिलता है? तो सबसे ज़्यादा फोर्थ स्टेज में वेट लॉस 50% से ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 70 kg का है तो 30 kg से ज़्यादा उसका वेट कम हो जाएगा, तो वो 30 kg का हो जाएगा। तो वेट लॉस 50%, मोर देन 50% या 50% वेट लॉस हो सकता है इसमें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमोसिस्टिक कार्नी निमोनिया, ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है ये मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसी के कारण ज़्यादातर आदमी का डेथ होता है, यही है। इसी के कारण सबसे ज़्यादा आदमी का डेथ होता है। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन वर्ल्ड, सिर्फ भारत में नहीं, ये वर्ल्ड में का है मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इन द वर्ल्ड। ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये एकदम याद कर लीजिए। उसके बाद इसमें कपोसी शार्कोनोमा देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन HIV, मोस्ट
कॉमन कैंसर यही होता। कपोसी सार्कोनोमा, कपोसी सार्कोनोमा होता क्या है? कैंसर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स का जो कैंसर होता है उसको कपोसी सार्कोनोमा कहते हैं। और लिख लीजिए ये भी, कैंसर, कैंसर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। ओके, ब्लड वेसल के लाइनिंग को, ब्लड कैंसर ऑफ द ब्लड ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स को हम लोग कपोसी सार्कोनोमा, कपोसी सार्कोनोमा कहते हैं। उसके बाद जो स्टेज हम थर्ड में जो देखे थे कि ओरल कैंडिएसिस हुआ था, वो एक्सपेंड करके ओरल इसोफेजियल कैंडिएसिस हो जाता है। मीन्स ओरल मीन्स ओरल से लेकर के इसोफेजियस तक, इसोफेगस तक वो एक्सपेंड कर जाता है। ओरल इसोफेजियस कैंडिएसिस। उसके बाद हर्पेस सिंप्लेक्स देखने को मिलता है, और टॉक्सोप्लाज्मोसिस देखने को मिलता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जो कि कैट या बिल्ली के फीसेज से फैलता है। कैट पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ओके, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, कपोसी सार्कोनोमा, निमोसास्टिक निमोनिया, हर्पेस सिंप्लेक्स, ओरल इसोफेजियस कैंडिडियासिस, हर्पेस सिंप्लेक्स। ओके, तो चलिए अब डायग्नोसिस हम लोग पढ़ते हैं। ये हो गया। और हाँ, स्टेज फोर्थ जो होता है इसी को हम लोग HIV कह रहे हैं, एड्स बोलते हैं, इसी को एड्स भी बोलते हैं, एड्स। इसी को एड्स बोलते हैं। लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज ऑफ HIV को ही हम लोग एड्स बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब क्या पढ़ा, साइन एंड सिम्टम्स हो गया, डायग्नोसिस। ओके, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस किसी भी इन्फेक्शन का डायग्नोसिस दो प्रकार का होता है। एक एंटीजन बेस्ड होता है, एंटीजन बेस्ड, सॉरी पैथोफिजियोलॉजी अभी बच गया है ना, पहले पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, फिर डायग्नोसिस पढ़ लेंगे। ओके, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी पहले पढ़ते हैं। तो एक डायग्राम हम अभी बना रहे हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम की मदद से आपको बताने का कोशिश करते हैं क्या होता है। ये हो गया।
सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो HIV वायरस जो है वो एक कैप्सुलेटेड वायरस होता है। कैप्सुलेटेड मीन्स फैट का डिपोजिशन होता है, फैटी सा होता है, कैप्सुलेटेड होता है, जो कि उसके जीनोम मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो एक कैप्सुलेटेड है। कैप्सुलेटेड के बाद ये जो बना रहे हैं ये एक GP40 नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। GP40 एक इसके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर में एक GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 एक ग्लाइकोप्रोटीन वो भी होता है, वो इंट्री होता है। सबका फंक्शन हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, ये हो गया आपका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। उसके बाद ये हो गया कोड एंटीजन। इसमें इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। सबसे पहले ये जो ब्लू वाला है ये GP120। ओके, ये जो रेड वाला है इसको GP40 इसको GP ग्लाइकोप्रोटीन। GP मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद ये इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस सारा चीज़ का फंक्शन हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, उसके बाद एक होता है इंटीग्रेज। फिर ये होता है प्रोटीज। और ये जो है आपका ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस ये है। तो ये जो आपको पॉइंट साइज में दिख रहा है ये P24 एंटीजन या कोड प्रोटीन। ओके, ठीक, ये हो गया कोड प्रोटीन। ओके, चलिए अब शुरू से पढ़ते हैं हम कैसे पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है। सबसे पहले इंट्री एंट्री ऑफ वायरस। ओके, क्या हुआ? एंट्री ऑफ वायरस का एंट्री होता है। अब एंट्री हुआ तो यहाँ देखिए सबसे आगे तो यहाँ देखिए सबसे आगे जो है सबसे ऊपर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो ब्लू लाइन से जो कवर किया हुआ है, ब्लू लाइन से ये जो ब्लू वाला है ये GP120 हुआ। तो सबसे पहले अगर वायरस है, वायरस अगर जा रहा है किसी में टकरा रहा है, किसी में किसी जैसे CD4 सेल, इसका टारगेट सेल्स क्या था? CD4 सेल। अगर ये जाकर CD4 सेल के रिसेप्टर में टकराता है तो सबसे पहले कौन सा टकराएगा? इसके आगे देखिए GP120 है, GP120 है। तो कहीं भी किसी से ये जाएगा, कहीं भी किसी में ये अटैच होने के लिए जाएगा तो सबसे पहले GP120 ही किसी से टकराएगा। तो GP120 होता है। उसके बाद GP120 का काम क्या होता है कि CD4 सेल जो कि इसका टारगेट सेल था, जो कि हमारा कमांडर था, उससे ये बाइंड करवाता है। उसके रिसेप्टर से ये GP120 जो है HIV वायरस को CD4 सेल के रिसेप्टर सेल्स, जो कि रिसेप्टर सेल 2 होता है, CD4 सेल का 2 रिसेप्टर सेल्स होता है, एक CXCR4 होता है और एक CXCR5 सेल होता है, रिसेप्टर होता है।
तो 2 रिसेप्टर होता है CD4 सेल का, तो उसी में जा कर के बाइंड करवाना GP120 का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाइंड विथ GP120 bind with the receptor of CD4 सेल। तो CD4 सेल का रिसेप्टर, 2 रिसेप्टर होता है, एक CCR5 और CXC, एक मिनट, CXCR4। तो इसका 2 रिसेप्टर होता है। उसके बाद GP120 जो होता है, जब CD4 सेल्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, वहीं पे GP120 का काम खत्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे हो गया तो GP120 का काम खत्म हो गया। तो अब जैसे ही यहाँ पर से GP120 जो था, GP120 यहाँ से हटका, GP120 जैसे ही हटा, उसके बाद जो है इस स्ट्रक्चर में ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे मुड़ा हुआ GP41 रहता है। जैसे ही 120 GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 उस CD4 सेल्स के रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, ये पेनिट्रेट, ये सीधा हो जाता है, उसके बाद CD4 सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। इसका यही फंक्शन होता है कि पेनिट्रेट करता है CD4 सेल्स के अंदर। तो अब GP41 penetrate in the CD4 सेल। अब ये CD4 सेल के अंदर चला गया, CD4 सेल के अंदर चला गया, जो कि हमारा कमांडर होता। अब जब CD4 सेल के अंदर है, तो मैंने बताया था कि HIV वायरस जो होता है एक सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होता है, और हमारा बॉडी का जो जीनोम होता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ठीक। तो अब इसको क्या है कि RNA वायरस को हमारे मेन न्यूक्लियस के साथ जुड़ करके उसके बाद रेप्लिकेट करेगा। जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक रेप्लिकेट कैसे करेगा? तो RNA DNA के साथ जुड़ नहीं सकता। तो यहाँ क्या करेगा कि RNA सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस से डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस में बदलेगा। ओके, it will transform from the single strand RNA virus to the double stranded DNA virus with the help of reverse transcriptase। एक ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ट्रांसक्रिप्टेज का क्या फंक्शन होता है कि ट्रांसक्रिप्टेज DNA को RNA में कन्वर्ट करता है, बट यहाँ पे रिवर्स, जैसे यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो रहा है। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे अभी आप लोगों ने धुरंधर मूवी देखा होगा, कोई भी स्पाई अगर किसी दूसरे देश में जा रहा है, तो दूसरे देश में जा रहा है तो वो अपना रहन सहन वेशभूषा सब कुछ बदल के जाएगा। अगर नहीं बदल के जाएगा तो वहाँ के लोग से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ का भाषा सीख के नहीं जाएगा तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वो आसानी से पहचाना जाएगा। तो इसलिए उसको अपना भेष बदलना पड़ता है। तो पहले वो अपना भेष बदलता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर RNA वायरस, जो HIV एक RNA वायरस है, वो ट्रांसफॉर्म होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस में। तो यहाँ पे जो अब काम करता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन होता है कि DNA से RNA में परिवर्तित करना। ओके, बट यहाँ जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम कर रहा है तो रिवर्स काम करेगा। तो ये क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस को ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ओके, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस में इसको चेंज कर देगा। उसके बाद काम आता है इंटीग्रेज का। ओके, इंटीग्रेज का
इंटीग्रेज क्या करता है, ये जब डीएनए जब इसको ट्रांसफॉर्म हो गया, आरएनए जब डीएनए में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो अब डीएनए को क्या करेगा कि ये न्यूक्लियस मेन चेन से जोड़ देता है। जो हमारा न्यूक्लियस का मेन चेन होता है, मेन चेन जैसे ऐसे मेन चेन होता है, तो ये मेन चेन के साथ जोड़ देता है। ओके, इंटीग्रेज जो है मेन डीएनए को, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस को मेन चेन के साथ जोड़ने का काम इंटीग्रेज करता है। इट अटैच द डीएनए वायरस टू द न्यूक्लियस मेन चेन, न्यूक्लियस मेन चेन। ओके, अब आता है प्रोटीज। प्रोटीज का फंक्शन क्या होता है कि प्रोटीज अब जब मेन चेन के साथ जुड़ गया, अब जब वो चला गया, जब कोई स्पाई दूसरे कंट्री में चला गया, तो अब उसको तो आदमी के साथ जुड़ना है। पहले वो किसी के साथ जुड़ेगा, उसके बाद वो अपना काम, तो जोड़ने का काम तो इंटीग्रेज कर दिया। अब इंटीग्रेज कर दिया, एक से जुड़ने से नहीं होगा, वो मल्टीपल जुड़े, एक जुड़ेगा तो एक को मार सकता है, मल्टीपल जुड़ेगा तो मल्टीपल को वो मार सकता है, ज़्यादा तबाही मचा सकता है, तो मल्टीपल से जोड़ता है। अब प्रोटीज क्या करता है, इसी न्यूक्लियस चेन को, मल्टीपल चेन को तोड़ देता है। ये 24 पार्ट्स में इसको तोड़ देता है। तो जो अभी जो हम पढ़े थे P24 एंटीजन, ये जो पढ़े थे P24 एंटीजन, यही है P24 एंटीजन जो कोड प्रोटीन है, ये यही है। तो प्रोटीन जो होता है न्यूक्लियस मेन चेन को 24 पार्ट्स में तोड़ देता है। ओके, ब्रोक द न्यूक्लियस मेन चेन। ओके, तो अब न्यूक्लियस मेन चेन को ही तोड़ दिया। अब एक छोटा छोटा पार्ट में बोल देता है, वो तो न्यू वायरस असेंबल करता है, न्यू वायरस को बनाता है। और जो ये होता है, ये डिस्ट्रक्शन करता है, डिस्ट्रॉय CD4 सेल। ओके, CD4 सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम लोग डायग्नोसिस। ओके, डायग्नोसिस। ओके, डायग्नोसिस एक में हो जाता है एंटीजन बेस्ड, और एक होता है एंटीबॉडी बेस्ड। ओके, तो एंटीजन में होता है एंटीजन मीन्स जो ऑर्गन, जो वायरस हमारे शरीर में आया है उसका एंटीजन। ओके, एंटीबॉडी मीन्स उसके प्रति, उसके विरुद्ध में, उसके अगेंस्ट में जो हमारे शरीर ने एंटीबॉडी बनाया, उसका एंटीबॉडी। ओके, तो एंटीबॉडी में हो जाता है VDRL, वेनीरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ओके, उसके बाद हो जाता है एक एलिसा हो जाता है, एलिसा हो जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। उसके बाद हो जाता है वेस्टर्न ब्लॉट। ये जो होता है, ये हमारा कन्फर्मेटरी होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट। एंटीजन टेस्ट में आ जाता है P24 एंटीजन टेस्ट। उसके बाद DNA PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बट इसका जो ये होता है P24 एंटीजन, ये कन्फर्मेटरी
टेस्ट होता है। ओके, P24 एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट जो होता है हम लोग करते हैं, एंटीजन टेस्ट जो करते हैं हम 18 मंथ से कम में हम लोग करते हैं। 18 मंथ से जो कम का जो बच्चा होता है उसमें हम लोग एंटीजन टेस्ट करते हैं, और जो 18 मंथ से ज़्यादा का होता है उसमें हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम 18 महीना से कम का बच्चा रहेगा उसमें मैटरनल एंटीबॉडी देखने को मिलता है। अगर किसी का जो 18 मंथ से कम का बच्चा है उसके माँ को अगर HIV था तो उसमें जो एंटीबॉडी बना होगा वो मैटरनल चाइल्ड में भी मैटरनल एंटीबॉडी आ गया होगा, तो वो अगर एंटीबॉडी टेस्ट यहाँ पे करेंगे तो उसमें एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडी ना करके एंटीजन बेस्ड टेस्ट करते हैं। एंटीजन टेस्ट जो होता है, एंटीजन टेस्ट महंगा होता है और बेसिकली ICTC इंटीग्रेटेड काउंसलिंग रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर पे अवेलेबल नहीं होता, महंगा होता है एंटीजन टेस्ट। और एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट जो होता है वो नॉर्मली फ्री रहता है, और किसी भी ICTC इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पे अवेलेबल होता है। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग अब ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। RX। ओके, ट्रीटमेंट में एक होता है हार्ट। ट्रीटमेंट में HAART, हार्ट मीन्स हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ओके, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन दिया जाता है। इसमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन दिया जाता है, ओके, क्योंकि एक मेडिसिन को रेसिस्ट कर जाता है तो इसलिए इसमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन दिया जाता है। उसके बाद अब पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़े थे अभी पैथोफिजियोलॉजी में कि GP120 होता है, GP120 होता है जो कि अटैच करता है। उसके बाद GP41 होता है जो कि पेनिट्रेट करता है। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो RNA वायरस को DNA वायरस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इंटीग्रेज होता है जो कि DNA वायरस को मेन चेन के न्यूक्लियस मेन चेन के साथ जोड़ता है। उसके बाद प्रोटीज होता है जो कि तोड़ता है। तो इसी सब स्टेज का इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर मीन्स रोकने का। जैसे GP120 उसमें CD4 सेल के रिसेप्टर में अटैच होता है तो वो अटैच GP120 इनहिबिटर, मतलब उसको अटैच होने से रोकेगा। फिर GP40 जो कि पेनिट्रेट करता है तो GP40 इनहिबिटर जो कि उसको पेनिट्रेट करने से रोकेगा। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो कि RNA को DNA में बदल रहा था वो RNA से DNA में बदलने से रोकेगा। उसके बाद प्रोटीज, उसके बाद इंटीग्रेज जो कि न्यूक्लियस मेन चेन से उसको जोड़ रहा था तो उसका आता है इंटीग्रेज इनहिबिटर क्या करेगा कि न्यूक्लियस मेन चेन से वायरस को जुड़ने से रोकेगा। उसके बाद प्रोटीज जो कि न्यूक्लियस मेन चेन को तोड़ रहा था 24 एंटीजन में, P24 एंटीजन में, कोर प्रोटीन में, उसको इनहिबिट करेगा। तो उसके लिए प्रोटीज इनहिबिटर आता है। ओके।